नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 5 अगस्त है। जाहिर है कि आपको ये तारीख कभी भूलेगी नहीं और आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगी। 5 अगस्त को 2 चीजें हुई। भारत देश के इतिहास में ये तारीख ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 को संसद के एक प्रस्ताव के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो खत्म कर दिया गया और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, भूमि पूजन हुआ। तो ये दोनों 5 अगस्त की तारीख जो है ये भारत को बदलने की जो शुरुआत हुई थी उसकी गवाह है ये तारीख है। आपको मालूम है कि 2019 में जब ये हुआ उससे पहले भी, यानी लोकसभा चुनाव से पहले भी अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करने का प्रस्ताव था। पूरी तैयारी हो चुकी थी लेकिन उसे रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से उसे रोक दिया गया, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, कितने लोगों को उम्मीद थी कि उनके जीवन काल में ये होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। खासतौर से 5 साल पहले, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उसके बाद 5 साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मान लिया था, जो लोग ये चाहते थे, इस अनुच्छेद को खत्म करना चाहते थे, इसके समर्थक थे, उन्होंने मान लिया था कि कुछ नहीं होगा। ये राजनीतिक दलों का, बीजेपी भी उसमें शामिल है, सिर्फ एक चुनावी नारा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी मुद्दे पर कुर्बानी दी। संदिग्ध परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में उनकी मौत हुई। 1998 से 2004 के बीच का जो एनडीए सरकार का कार्यकाल था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब एजेंडा फॉर गवर्नेंस जो एनडीए का बना था, उसके कारण मैनिफेस्टो में ये मुद्दा नहीं था। उसके अलावा उससे पहले भी, उसके बाद भी भाजपा के एजेंडे में, भाजपा के मैनिफेस्टो में हमेशा ये मुद्दा रहा। तो सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। राम मंदिर के बारे में भी छोड़ चुके थे, लेकिन आज राम मंदिर की बात नहीं करेंगे। आज केवल जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में गए, तो जनसभा में, कई जनसभाओं में बल्कि, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर चर्चा तो हो, विचार तो हो, बातचीत तो हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आगे सत्ता में तो खत्म कर देंगे उसमें। उन्होंने कहा इस पर चर्चा शुरू हो जानी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। तब भी लोगों को लगा था कि ये चुनाव का मौसम है और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने आए हैं, पुरानी नीति है, कार्यक्रम है ये भाजपा का, इसलिए उस पर प्रधानमंत्री बोले। और जब 2014 से 2019 के बीच में 5 साल में इस पर कुछ नहीं हुआ, तो लोगों को लगा कि वो सिर्फ एक चुनावी नारा था और मैनिफेस्टो में तो रहेगा लेकिन वो लागू कभी नहीं होगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, राज्यसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये प्रस्ताव पेश किया, तो पूरा विपक्ष, सत्ता पक्ष, पूरा देश, दुनिया, सब हतप्रभ थे। इसको इतना गोपनीय रखा गया कि किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि आज संसद में ये प्रस्ताव आने वाला है। आमतौर पर होता यह है कि संसद की जो कार्यवाही होती है, एक दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक होती है, जिसमें जो सदन में अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, स्पीकर या सभापति होते हैं, और रूलिंग पार्टी के सदस्य होते हैं, जिनमें संसदीय कार्य मंत्री और दूसरे लोग होते हैं।
वहां तय हो जाता है कि अगले दिन का ये बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस में भी लिस्टेड नहीं था। गृह मंत्री जब संसद में आ रहे थे उस दिन, तब उनके हाथ में एक फाइल थी, उस पर एक कागज था। उनकी फोटो किसी ने खींची, उस फोटो के साथ उस फाइल पर लगे कागज की भी फोटो आ गई। उसको एनलार्ज किया गया, तो उसमें जो लिखा था उसकी बात बाद में समझ में आई। उसमें लिखा हुआ था कि कितने बजे किसको बताना है। राज्यसभा में आना था, तो राज्यसभा के सभापति को भी आधे घंटे या 40 मिनट पहले बताया गया कि ऐसा प्रस्ताव आएगा और आप इसकी विशेष अनुमति दे दीजिएगा। उसके अलावा पार्टी में किसको कब बताना है, कितने बजे, किस अधिकारी को बताना है, ये टाइम लाइन लिखी हुई थी उस पर। इतने बजे इनको बताना है, इतने बजे इनको बताना है और इतने बजे प्रस्ताव आएगा। उसकी गोपनीयता बनी रही। ये इस सरकार की एक जो खूबी है वो ये भी है कि जो बात वो गोपनीय रखना चाहती है वो गोपनीय रखती है। लेकिन उससे पहले से जो संकेत मिल रहे थे, सबने उसको इग्नोर किया। लगभग 1 महीने या 3 हफ्ते पहले से जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाई जा रही थी, और जब ये इसकी खबर आना शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाई जा रही, तो हल्ला मचने लगा कि सरकार कोई एक्शन लेने जा रही है, कोई बड़ी आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ या कोई बड़ी आतंकवादी घटना की सूचना मिली है, उससे निपटने के लिए तरह तरह की आशंकाएं थी। जम्मू कश्मीर के जो पार्टियां थी वो अलग तरह की बात कर रही थी, लेकिन किसी को जरा भी इस बात की हवा भी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। और उस समय बयान आ ही रहे थे कि अगर 370 को छुआ तो जल जाएंगे, भारत जल जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा, खून की नदी बह जाएगी, तमाम बयान आ रहे थे। जब लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से कहा कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा हो जाने दीजिए। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे, कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखना। उनको मालूम था कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर प्रतिक्रिया होगी। जम्मू कश्मीर के आम लोगों का जो पिछले लगभग 7 दशकों से इस स्पेशल स्टेटस के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, जिसको उन्होंने नॉर्मल मान लिया, सामान्य मान लिया है, उनका क्या रिएक्शन होगा, जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। सरकार पूरी तैयारी कर चुकी थी कि ये प्रस्ताव पेश होगा। उससे पहले, कुछ समय पहले, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल जो हैं और जो राजनीतिक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं, जो गड़बड़ कर सकते हैं या जो लोगों को भड़का सकते हैं या जिनकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है, वो सब नजरबंद कर दिए जाए या गिरफ्तार कर दिए जाए। इसकी भी खबर किसी को नहीं थी। उससे 1 या 2 दिन पहले, जब ये आया है 5 अगस्त को, 2 तारीख को, शायद मुझे ठीक से तारीख याद नहीं है, 2 या 3 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये लोग आए और प्रधानमंत्री से मिलकर गए और पूछा कि क्या ऐसा कुछ भारत सरकार सोच तो नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने उनको आश्वस्त किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये आश्वस्त होकर चले गए कि इस मामले में कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन जब प्रस्ताव पेश किया, अमित शाह ने बोलना शुरू किया, तो पूरा विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों के भी लोग बिल्कुल हक्का बक्का थे। सदन में, अगर उस समय का दृश्य आपको याद हो, टीवी पर देखा होगा जरूर आपने, तो जो जितने नेता थे गुलाम नबी आजाद सहित, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बोलें क्या, रिएक्ट कैसे करें। ये बात उनको समझ में आने में कुछ समय लगा कि 370-35 से खत्म हो रहा है, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये जो लोग भाजपा के, जो पार्टियां भाजपा विरोधी हैं, जो मानती थी कि उनके मैनिफेस्टो में, वो भी जानती थी, बल्कि जानने से ज्यादा वो मानकर चलती थी कि ठीक है, कहते हैं लेकिन ये कर नहीं पाएंगे कभी। उसके लिए जितनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और उससे बड़ी बात जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको साथ लेने की बात। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि नरेंद्र मोदी की जो उनके विरोधी आलोचना करते थे कि विदेश दौरा कर रहे हैं, इतना क्या हासिल होता है,
5 सालों में उन्होंने इसकी तैयारी की कि जब ऐसा कदम हो तो दुनिया के ज्यादातर देश साथ हों। उनको पता था कि पाकिस्तान और चीन साथ नहीं देगा, तुर्की भी साथ नहीं देगा, तो ऐसे 3-4 देशों को छोड़ दीजिए, बाकी खास तौर से उनको चिंता थी खाड़ी के देशों की। उसके अलावा उनको चिंता थी बड़े देशों की, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि इनका एडवर्स रिएक्शन जो है वो भारत के लिए बहुत समस्या खड़ी कर सकता था। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। ये तैयारी थी। तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि इसकी तैयारी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हो चुकी थी। क्यों रोक दिया गया था? इसकी तैयारी थी फरवरी में ही, जब 2019 में संसद का बजट सत्र शुरू हुआ, उसी सत्र में ये प्रस्ताव पेश करने की तैयारी थी। लेकिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हो गया, जिसमें आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को मार दिया। उसके बाद देश में बड़ा हल्ला हंगामा हुआ, सरकार भी सकते में थी कि ये हो गया, और ये तय हो गया सरकार में उसी दिन। प्रधानमंत्री का आप बयान याद कीजिए कि ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और सबको उम्मीद थी, सबको लग रहा था कि ठीक है, कहा है प्रधानमंत्री ने, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, तो हो सकता है इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कोई करे सरकार, लेकिन उसमें समय लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का समय लगेगा। इस तरह की बातें तो मनमोहन सिंह ने भी मुंबई हमले के बाद की थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 हफ्ते के भीतर बालाकोट स्ट्राइक हुई। पहली बार 70 साल में पहली बार भारत ने बिना किसी युद्ध के पाकिस्तान पर हवाई हमला किया। और बालाकोट में उस समय जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। उनके देश भर से जो है, पाकिस्तान से सब जगह से उनके लोग आए हुए थे, नेता थे, सब उड़ा दिया, धूल में मिला दिया। वो अलग बात है कि जो है कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टियां कहने लगी कि घास जो है उड़ा कर आए हैं, पेड़ गिरा कर आए हैं, सबूत क्या है। पूरी दुनिया को मालूम था कि क्या हुआ, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मालूम था कि क्या हुआ। और हमारे देश के जवानों को और एयरफोर्स जिसने ये स्ट्राइक की, उनको पता था। लेकिन अपने देश के कई राजनीतिक दलों ने देश की सेना पर, एयरफोर्स पर, सरकार पर भरोसा करने की बजाय पाकिस्तान पर भरोसा किया। लेकिन वो अलग मुद्दा है। मैं बात कर रहा था कि तैयारी पहले थी इसको लाने की। जब ये हो गया तब प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, इसको अभी टाल देते हैं। तो तैयारी क्या थी? उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे केंद्र में। इसका पूरा प्रस्ताव जो है, जो संसद में पेश हुआ बाद में, वो तैयार कर लिया गया था। उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली की। ये पूरा प्रस्ताव उन्होंने तैयार करवाया। उसके बाद 2 बार राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक हुई। उनको बताया कि क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस बात पर ज्यादा एम्फेसिस देना है, क्या नहीं बोलना है। ये सब कुछ जो है उनको ब्रीफ किया गया। अब आप कहेंगे कि अरुण जेटली तो उस समय वित्त मंत्री थे, कानून मंत्री तो थे नहीं, फिर उनसे ये सलाह क्यों ली गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वित्तीय आर्थिक मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो या कानूनी मामला, अरुण जेटली पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। उसका सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। अरुण जेटली के देहांत के बाद एक अंग्रेजी चैनल न्यूज एक्स पर भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का इंटरव्यू आया। उसमें उन्होंने कहा कि 3 साल में अटॉर्नी जनरल रहा, उस दौरान करीब 50-55 बार प्रधानमंत्री से सीधी मुलाकात हुई, अलग अलग विषयों पर बातचीत करने के लिए, सलाह लेने के लिए, उनका दिशा निर्देशन लेने के लिए। हर बार उन्होंने जोर देकर कहा कि हर बार बैठक खत्म हुई, उनसे चलने लगा, मैं जब उठा तो उन्होंने कहा कि एक बार इस पर जरा अरुण जी से भी बात कर लीजिएगा। तो आप देखिए कि उनके भरोसे का ये स्तर था। इसलिए अरुण जेटली की इसमें विशेष भूमिका थी।
वो कश्मीर के बारे में जानते भी थे और कानूनी मामलों की उनकी जानकारी तो देश में गिनती के ही ऐसे लोग होंगे जो उनके बराबर या उनसे बेहतर हो। जिस तरह का उनका लीगल माइंड था वो मतलब अभूतपूर्व है। तो ये तैयारी हो गई थी, लेकिन इसको रोक दिया गया कि अब बालाकोट स्ट्राइक हो चुकी है तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। इसलिए 2019 अगस्त में यह प्रस्ताव आया। इतना बड़ा काम होने जा रहा है, वो ये जो आकांक्षा थी वो साकार होने जा रही, तो कौन इसका श्रेय नहीं लेना चाहेगा? ऐसा कौन राजनेता होगा? लेकिन प्रधानमंत्री ने जब पहले तैयारी हुई थी तब भी, दूसरी तैयारी में भी, जब ये वास्तव में प्रस्ताव पेश हुआ तो गृहमंत्री को पेश करने दिया। सारा श्रेय गृहमंत्री को मिला और ये प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना तो नहीं हो सकता। तो पार्टी अध्यक्ष के रूप में पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाने वाले अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में उनकी जो प्रतिष्ठा स्थापित हुई वो इस कदम ने की। और जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया उस दिन, जिस तरह विपक्ष को जवाब दिया, वो मुझे लगता है कि आने वाले दशकों और शायद उससे भी ज्यादा समय तक सुना जाता रहेगा, उसको याद किया जाता रहेगा। लेकिन 5 अगस्त देश के इतिहास की एक बड़ी और महत्वपूर्ण तारीख बन गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब भी 5 अगस्त आए तो याद कीजिएगा कि इस सरकार ने वो काम किया जो करने की हिम्मत कोई सरकार नहीं जुटा पाई, जिसको करने की इच्छा शक्ति किसी सरकार ने नहीं दिखाई, जिसको करने का साहस किसी प्रधानमंत्री ने नहीं जुटाया। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।